दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह की बात है। विदेश की रहने वाली एक लड़की जो दुबई घूमने के लिए जाती है। दुबई घूमते घूमते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वह सुनी थी कि दुबई में कोई भी सामान कहीं पे भी रख दो वो चोरी नहीं होता है और उसको कोई उठाता नहीं है। तो प्रयोग करने के लिए उसके पास सोने का एक बहुत कीमती हार होता है और साथ ही उसके पास एक हीरे की अंगूठी होती है। तो उसने इस गोल्ड के हार को और हीरे की अंगूठी को एक ऐसी जगह पर रखने का प्लान बनाती है जहां पर बहुत सारे लोगों का आना और जाना लगा हुआ रहता है। ऐसे ही एक मार्केट में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर फुटपाथ है और फुटपाथ के जस्ट सामने महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई होती है। वहां पर जाकर उस गाड़ी के बोनट पे अपने सोने के हार को और हीरे की अंगूठी को रख देती है और बगल में छिपाकर कैमरे को लगा देती है और वहां से हट जाती है। और लगातार उसका कैमरा चल रहा था। ऐसे कर कर के 30 मिनट बीत जाते हैं और 30 मिनट तक वहीं पर खड़ी होकर छिप कर देखती रहती है। किसी भी व्यक्ति ने यानी कि वहां पे आने जाने वाले बहुत सारे लोगों का उस चीज पर नजर पड़ा, लेकिन वो लोग अनदेखा कर कर और आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने भी उस हीरे की अंगूठी को उठाने की कोशिश की और ना ही उस गोल्ड के हार को उठाने की कोशिश की, बल्कि उसकी कीमत बताई जाती है कि उस गोल्ड के हार की और उस हीरे की अंगूठी की 8 से 12 लाख की कीमत होती है। लेकिन जब आधा घंटा बीत जाता है तब उस महिला को इत्मीनान हो जाता है कि आखिरकार इसको उठाएगा नहीं, कि आखिरकार इसको कोई छुएगा भी नहीं। तभी वो एक वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होता है तो पूरे दुनिया में इस वीडियो का चर्चा होने लगता है। तो लोग कहने लगते हैं कि दरअसल कानून तो हर देश में बने हुए हैं, लेकिन इन्हीं जगहों पे कानून का सही पालन होता है। इसीलिए यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, ना कोई यहाँ पे चोरी कर सकता है, ना कोई यहाँ पे डाका धर सकता है, और ना जो कोई कानून होते हैं या फिर ट्रैफिक के कानून हो यहाँ पे या फिर वहाँ के लोकल लोगों का जो कानून हो, इन्हें तोड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। दरअसल आज की मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। कानून था, कानून का पालन करना था, लेकिन कानून को तोड़ दिया जाता है और जब कानून टूट जाती है तब उसको सजा सुनाई जाती है। जब इस सजा की जानकारी उस लड़के के घर पे पहुंच जाती है तब ना फिर घर वाले का बल्कि पूरे गांव वाले लोग का रो रो का बुरा हाल हो जाता। अब करे तो क्या करे, क्योंकि ये मामला सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था। वहाँ के कानूनों का इतनी सख्ती से जो पालन होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये सच्ची घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो घटना शुरू होती है सऊदी अरब। दरअसल सऊदी अरब के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था और जब वो पत्र कंप्लीट हो जाता है, वहाँ के संबंधित पदाधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर हो जाने के बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास में भेज दिया जाता है ताकि वो लेटर पहुँचने में देरी ना हो। तो भारत के उस पदाधिकारी को पास पहुंचता है तो वो पदाधिकारी कहते हैं कि फौरन इस लेटर को भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दो ताकि किसी भी तरह की लापरवाही इसमें नहीं होनी चाहिए। तो वो फौरन लेटर भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचता है, यानी कि दिल्ली आ जाता है। तो जब दिल्ली से चलता है तो उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाता है। तो जैसे वो जिला अधिकारी के पास वो लेटर पहुंचता है तो वो फौरन उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि एसएसपी मेरठ के पास भेज देते हैं। एसएसपी मेरठ के विभिन्न तारा के पास जैसे वो लेटर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि इस लेटर को रोकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उसको वहां पे पहुंचाइए। तब इसके बाद यहाँ से लेटर जाता है, संबंधित थाना होता है मुंडाली और वहाँ के थाना अध्यक्ष होती है सोमिया। उनके पास ये लेटर जैसे वो पहुंचता है, सोमिया 1 दिसंबर 2024 के सुबह जैसे वो ड्यूटी पे आती है, ड्यूटी पर आने के बाद अलग अलग कागजों पर वो सिग्नेचर कर रही थी, तभी उनको एक लेटर दिखाई देता है। तो जैसे उस लेटर पे उनकी नजर पड़ती है और लेटर कुछ इस तरह का होता है और उस लेटर में उनकी हस्ताक्षर भी होते हैं। दरअसल इसमें लिखा हुआ है नोटिस सूचना। इस नोटिस सूचना को देखते हुए सोमिया, जो मुंडाली की एसएचओ होती है, वो फौरन तत्काल प्रभाव से गाँव की तरफ रवाना होती है, जो रछौती गाँव इन्हीं के थाना क्षेत्र में लगता है। वहाँ पर जाती है और गाँव में लगभग 10,000 से भी ज्यादा की आबादी
होती है वहाँ पर जाके पूछती है कि यहाँ पे जुबैर नाम के कौन सा व्यक्ति है जिसके बेटे का नाम जैद है। और जब ये बात पूछी जाती है तो कुछ लोग तो चुप हो जाते हैं। दरअसल पुलिस को आने से और पूछताछ करने से बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करते हैं, पूछते पाछते जुबैर के घर पे जाकर पहुंचते हैं। तो वहां पे जाकर पूछा जाता है कि आपका बेटा सऊदी में रहता है क्या, जिसका नाम मोहम्मद जैद है। तो वो लोग कहते हैं हाँ है तो सही। तो कहते हैं अच्छा। तो वह महिला पुलिस अफसर कहती है कि आपके बेटे का फांसी का सजा सुनाया गया है और वो फिलहाल जिहाद सुमेसी सेंट्रल जेल के अंदर कैद है। आप अगर कोई दिक्कत और कोई एतराज ना हो तो वहाँ की सरकार ने आपको एक मौका, एक अवसर दिया है कि यदि आप दया याचिका डालना चाहते हैं, आप अपने बेटे की सजा को कम करवाना चाहते हैं या फिर माफ करवाना चाहते हैं, तो आप दया याचिका डाल सकते हैं। यदि वहाँ की सरकार को सही लगा तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाए और यदि सही नहीं लगा तो आपकी बेटी की मौत पक्की है। तो जैसे ये बात सूचना दी जाती है, उनके पिता होते हैं जुबैर, उनकी हालत खराब हो जाती है और देखते ही देखते उनके घर के पूरे सदस्यों को ये पता चल जाता है। उनके घर में उनकी पत्नी है जिनकी रेहाना नाम है और उनके 7 बेटे हैं और 2 लड़कियां हैं और 7 लड़कों में से जो 3 बड़े बेटे हैं जिनका नाम है मोइन, जैद, फैसल, वो सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। उनके ये तीनों बेटे सऊदी अरब में ड्राइवरी के काम करते हैं और महीने के 25-30 हज़ार होते हैं वो अपने घर पे भेजते हैं। और एक बेटा है जो पुलिस का तैयारी कर रहा है और 2 बेटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल ये खबर मिलती है तब लोगों को ये कहानी याद आती है और मीडिया वाले का जमखट लगना शुरू हो जाता है। अब अखबार वाले हो, मीडिया वाले हो या फिर सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हो, वो लोग सीधा गांव जाते हैं और गांव जाने के बाद जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि जुबैर का दूसरे नंबर का जो लड़का होता है जिसका नाम जैद होता है, जैद साल 2018 में जब सऊदी अरब के लिए गया था तब वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो उसको एक ही काम आता है ड्राइवरी करना। तो वो कोई भी वाहन चला सकता है, कार चला सकता है। इसकी वो तैयारी करके गया था। उसके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसी के अकॉर्डिंग उसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। जब वहाँ पे जाता है तब वहाँ पे सऊदी अरब की एक कंपनी होती है, तो वो कंपनी में जाकर वो ज्वाइन हो गया और काम करने लगा। तो 1-2 महीना बीता तो उसको लगा कि यहाँ पे वेतन कम है, उसको पैसा कम मिल रहा था। तो वो सोचा कि इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में लग जाए तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलने लगेगा। इसलिए वो काम हर रोज तो करता था लेकिन उसको कम पैसे मिलने का मलाल रहता था कि जिस हिसाब से वो यहाँ पे काम करने आया था उस हिसाब से उसको तो पैसे मिलते नहीं है। घर वालों को भेजे तो क्या भेजे, अपने लिए बचाए तो क्या बचाए। तो जैसे तैसे वो 1 साल गुजर जाते हैं। अब 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद वो जाता है दूसरी कंपनी में, उस कंपनी में ज्वाइन हो जाता है और वो उस कंपनी में काम करने लगता है। वहाँ पे उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी हो जाती है और उसकी लाइफ भी अच्छी खासी चलने लगती है। अब उसकी सारी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो गई है। ऐसा उसको लग रहा था कि उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। अब उसका सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। कार का एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तो जैसे कार के मालिक को ये बात पता चलती है, मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैद को भी समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैद करता तो क्या करता, क्योंकि गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो उसके मालिक का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मालिक फौरन उस जैद पर एक मुकदमा दर्ज कर देता है। तो मालिक गुस्से में आकर जैद पर एक मुकदमा दर्ज कर देता है। वह कार की कीमत की वसूली की मुकदमा दर्ज कर देता है। और जब जैद को ये लगता है कि जैद करे तो क्या करे, क्योंकि वहाँ की कार सामान्य कोई भी नॉर्मल प्राइस की कार 20 से 30 लाख की होती है और जैसे बड़े बड़े सेठ की कार चलाई जाती है तो उसकी कीमत 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की होती है। तो ऐसे स्थिति में एक मजदूर जो ड्राइवर है वो कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम कर पाएगा। तो जैद को मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो भाग जाता है तो अब वो करे तो क्या करे,
क्योंकि वो अब वापस नहीं आ सकता। क्योंकि जब कोई विदेश जाता है तो उसकी सारी जानकारी, सारे एविडेंस, एक एक चीज की जानकारी हमको उनके पास देनी पड़ती है। हमारा रिकॉर्ड अगर अच्छा रहेगा तो हम दोबारा फिर से भी जा सकते हैं, अगर अच्छा नहीं रहा, खराब हो गया तो दोबारा कभी नहीं जा सकते वहाँ पे। तो आखिरकार उसको भूलते भटकते एक पुलिस वाले से मुलाकात हो जाती है और पुलिस वाले से मुलाकात होने के बाद वो पुलिस वाले को सारा बात बता देता है। तो वो कहता है कि तुमको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरी गाड़ी है, इसको लो, मेरे परिवार को ले जाओ, ले आओ, और जो भी तनख्वाह है मैं तुमको देता रहूँगा। अब ऐसे जैसे वो फरिश्ते की तरह वो पुलिस वाला उसको मिल जाता है और जैद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब जैद आराम से उसका काम करता था, आना जाना उसका किया करता था, लेकिन किसी ने उसकी मुखबरी कर दी। तो मुखबरी कर देता है तो उसकी कार की जांच की जाती है। तो जब कार की जांच की जाती है तो उसके कार में नशीला पदार्थ मिलता है और उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। उसने बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। उसके पास 2 बैग रखे हुए थे, नायलॉन के वो बैग थे। एक बैग को खोला जाता है तो उसमें क्रिस्टल मैक ड्रग्स, एक प्रकार का वो ड्रग्स होता है, नशीला पदार्थ, जिसका वजन होता है लगभग 400 ग्राम। और एक दूसरा बैग होता है, उसको भी खोला जाता है तो उसमें एक और ड्रग्स मिलता है जिसका वजन होता है 300 ग्राम। कुल मिलाकर उसके पास 705 ग्राम ड्रग्स पाया जाता है, वो नशीला पदार्थ पाया जाता है। तो जैसे पुलिस ने उसकी सारी जांच पड़ताल करने की शुरू की तो उसका दोस्त निकलता है, एक सहयोगी निकलता है, वो पाकिस्तान का होता है लड़का। पुलिस उसको भी पकड़ती है, जैद को भी पकड़ती है। इन दोनों को पकड़ने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और 15 जनवरी 2023 को और उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डाल देने के बाद इंडिया में जैसे पैरवी होती है वैसे उस तरह चार्जशीट लगाती है, अदालत में उसका मामला पेश होता है, वकील जिरा करते हैं, जज सुनवाई करते हैं। इस तरीके से तारीख पे तारीख पड़ती रहती है क्योंकि यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ नहीं है जो कि पुलिस ने पकड़ी है और सरकार ने उसकी पैरवी करने के लिए बोला है। तो ऐसे स्थिति में जो भी इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जो जुटाए जा सकते हैं तो वो सबूत जुटाए जाते हैं और मीडिया कहती है कि जैद और उसका पाकिस्तानी जो साथी होता है, इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और जैसे इन दोनों का जुर्म कबूल हो जाता है तो क्रिमिनल कोर्ट न्यायालय का जो मक्का के आपराधिक न्यायालय होता है वहाँ पे संयुक्त जजों की टीम बैठती है। उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। यानी कि तुमने जो अपराध किया है, यानी कि तुम लोगों के पास 705 ग्राम जो के पास आसपास, यानी कि तुम लोगों के पास 705 ग्राम के आसपास, यहाँ के पास 705 ग्राम के आसपास जो नशीला पदार्थ पाया गया है, इसके अपराध के हुक्म में तुम लोगों को सजाए मौत का आदेश सुनाया जाता है। दरअसल ये सजाए मौत का जैसे ये बात सुनाया जाता है, जाहिर सी बात है हड़कंप मचना तय था। ये जो रछौदी गांव है जहाँ के रहने वाला जैद होता है, इसकी आबादी लगभग बताई जाती है 10,000 के आसपास। वहाँ के ऐसा कोई घर होगा जहाँ के कोई लड़का या फिर कोई आदमी सऊदी अरब नहीं रहा हो, यानी कि वहाँ के लगभग बहुत सारे लोग सऊदी अरब में रहा करते हैं, यानी कि वहाँ के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम किया करते हैं। और बताया जाता है कि 600 से 700 लोग जो हैं वहाँ से सऊदी अरब में काम किया करते हैं। और मोस्टली 99% जो लोग हैं वो सारे लोग ड्राइवरी का ही काम किया करते हैं। हालांकि पिछले दिनों एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का होता है, वो भी ड्राइवर ही था, उसका मर्डर हो जाता है। किन कारणों पे मर्डर हुआ था, जबकि इस गांव के बहुत सारे लड़के हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन कभी किसी के पास ऐसा आपराधिक मामला सामने नहीं आया है और ना कोई घटना हुई है। जब 600-700 लोगों में ये पता चलती है कि जैद के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, तो 15 जनवरी 2023 से ये मामला चल रहा था। जब अदालत इन्हें मौत की सजा सुना देती है तो वहाँ पे फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि वहाँ पे चौराहे पर लेके जाते हैं उस आदमी को और हाथ बांध देते हैं और एक जल्लाद आता है और उसको बैठा दिया जाता है और उसके सर को कलम कर दिया जाता है। इसी तरीके से हो सकता है कि इसके साथ भी ऐसे ही वारदात हो, लेकिन जब सऊदी अरब के जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वहाँ पे तो बादशाहत चलती है, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से एक मैसेज भेजा है उसके घर वाले के पास
जब सऊदी अरब के गवर्नमेंट यानी कि वहाँ के सरकार है ये लेटर भेजा है कि उनके परिवार में कोई अपील करना चाहते हैं या फिर दया याचिका करना चाहते हैं तो वो एक मौका दे रहे हैं। तो जैसे ये सारी वारदात सारी घटना उनके परिवार वालों को पता चलती है, उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन लोगों को ये लाइन नहीं मिल रही कि आखिरकार करे तो क्या करे हम अपने बेटे को बचाने के लिए। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करे, कहाँ जाए। तो हालांकि बड़े संख्या में बहुत सारे लोग उस बारे में जो जानकारी रखते हैं उनको बताने के लिए जा रहे हैं ताकि जैद की ज़िंदगी को बचाया जा सके, ताकि उसको मौत की सज़ा से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि उसको इंडिया वापस लाया जा सके। इस तरह की कोशिश चल रही है, लेकिन उनके परिवार वाले, विदेश मंत्रालय, नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया या फिर अखबारों के माध्यम से वो लोग अपील कर रहे हैं कि मेरे बेटे की जान को बख्श दिया जाए, बचा लिया जाए उसको, कि उनका बेटा पूरी तरीके से निर्दोष है। हालांकि उन लोगों का कहने का मकसद है निर्दोष है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो सारे लोग इस मामले में कोर्ट में जिरा हुई है। पुलिस ने चार्जशीट लगाई होगी और साथ ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो उसके जरिए से वो अपराधी तो सिद्ध हो चुका है। तब उसको फांसी हो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो साल 2024 में 214 लोगों को सजाए मौत की सजा सुनाई दी गई है और ये आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें बताया जाता है कि इसमें जितने भी लोगों को सजा सुनाई दी गई है उसमें काला जादू, राजद्रोह, हत्या, रेप, ड्रग इस तरह के मामले सामने आए हैं। इस तरह के आरोप जो सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को सजा दी जाती है। बीच चौराहे पे उन लोगों को ले जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग देख रहे होते हैं, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और सर पे कपड़ा लगा दिया जाता है और एक जल्लाद आता है और उसका सर कलम करके और वहां से निकल जाता है। इसका मकसद उन लोगों का यही है, यहाँ पे अपराध कोई भी करेगा तो उसके लिए कानून का इतना ज्यादा खौफ पैदा कर देते हैं, वो कानून को तोड़ने से पहले, कानून को दुरुपयोग करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा, कि 1000 बार सोचता है। और देखने वाली अब ये बात है कि जुबैर अपने बेटे को बचा सकते हैं, अब देखने वाली बात यह है कि जुबैर अपने बेटे को बचा पाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जुबैर अपने बेटे को बचा पाएंगे या फिर नहीं, या इस गांव का लाडला वापस आएगा या फिर नहीं, ये अब आगे ही पता चलेगा। अब इस तरह के जैसी घटना हो रही है तो यहाँ के जो विदेश जाने वाले जो लोग हैं उन लोगों में दहशत फैल जा रही है कि ऐसा होता है। उन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले को ही लापरवाही रही होगी जिसमें वो जैद फंस चुका है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि ये सतर्क करना है कि कुछ भी करने से पहले कानून को ना तोड़ें, आगे पीछे देख लें और सावधानी से अपना पैर रखकर आगे बढ़ें, चाहे वो अपने देश में रहे या फिर विदेश में। तो चलिए ये कहानी को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।